नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। आज से हुआ प्रयागराज में महाकुंभ का शुभारंभ। 44 घाटों पर करोड़ों श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। योगी सरकार ने किए सुरक्षा के तगड़े इंतजाम। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में किया सोनमर्ग टनल का उद्घाटन। बोले ये मोदी है, वादा करता है तो निभाता है। अब किसी भी मौसम में जा सकेंगे श्रीनगर से सोनमर्ग लद्दाख। हाईकोर्ट ने कैग रिपोर्ट में देरी होने पर दिल्ली सरकार को लगाई फटकार। कहा आपकी ईमानदारी पर हो रहा संदेह तो बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर बोला जोरदार हमला। दिल्ली चुनाव में साफ हो रही कांग्रेस की तस्वीर। सीलमपुर से आज राहुल गांधी ने किया चुनावी शंखनाद। रैली से और भी मजबूती मिलने की संभावना। आम आदमी पार्टी की बड़ी परेशानी। बांग्लादेश पुलिस ने खोल दी मोहम्मद यूनुस की पोल। हिंदुओं पर हमले को लेकर हुआ बड़ा खुलासा। भारत अब बांग्लादेश पर कसेगा जोरदार शिकंजा। सबसे पहली खबर में बात महाकुंभ की। पौष पूर्णिमा के शुभ अवसर पर प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत हो गई है। शाही स्नान पर यहां श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। यहां बने 44 घाटों पर करोड़ों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। इस दौरान भक्तों पर 20 क्विंटल फूलों की वर्षा की गई। देश के कोने कोने से भक्त प्रयागराज आए हैं। विदेशी श्रद्धालु बड़ी तादाद में कुंभ में स्नान करने पहुंचे हैं। प्रशासन के मुताबिक जर्मनी, ब्राजील, रूस समेत 20 देशों से भक्त पहुंचे हैं। हर घंटे संगम में 2 लाख श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने बताया कि महाकुंभ 2025 का जो प्रथम स्नान है वो शुरू हो चुका है। हमने सभी चीजों की व्यवस्था की है। संगम में अभी भी भारी भीड़ जारी है। सभी तकनीकों का उपयोग किया गया है, जिनमें से कई तकनीकें नई हैं। इन चीजों के कारण आम जनता को काफी सहूलियत मिल रही है। आज भव्य आगाज हो गया महाकुंभ का। और कितना व्यवस्थित तरीके से हुआ। जो कोई भी त्रिवेणी घाट गया, गंगा में जिसने डुबकी लगाई, सबके मुंह से वाह वाह निकल रहा है कि इस तरह की व्यवस्था उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। हर जगह सुरक्षा के साथ साथ व्यवस्था। किसी को नहाने में, स्नान करने में, डुबकी लेने में कोई दिक्कत ना हो। हर जगह लोग वहां मौजूद थे मदद के लिए। 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने डुबकी लगा ली और यह आंकड़ा और ज्यादा बढ़ेगा। ये तो 3 बजे का आंकड़ा है। फर्स्ट डे ही आप देखिए सारे रिकॉर्ड कीर्तिमान टूट गए और कहीं से कोई खबर नहीं आई। न भीड़ की, न अव्यवस्था की, न सुरक्षा की दृष्टि से। इतना बेहतरीन मैनेजमेंट प्रधानमंत्री मोदी, योगी आदित्यनाथ और प्रयागराज के पुलिस विभाग से लेकर इस मेले के सीए को बधाई जरूर देनी चाहिए जी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के गांदरबल में जेड मोड़ टनल का इनॉग्रेशन किया। श्रीनगर ले हाईवे NH1 पर बनी डबल लेन टनल श्रीनगर को सोनमर्ग से जोड़ेगी। बर्फबारी की वजह से यह हाईवे 6 महीने बंद रहता है। टनल बनने से लोगों को ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिलेगी। टनल का इनॉग्रेशन करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर की लद्दाख की एक और बहुत पुरानी डिमांड आज पूरी हुई है। आप पक्का मानिए, ये मोदी है, वादा करता है तो निभाता है। हर काम का एक समय होता है और सही समय पर सही काम भी होने चाहिए। पीएम ने आगे कहा कि कश्मीर भारत का मुकुट है, ताज है। मैं चाहता हूं कि ये ताज और सुंदर हो और समृद्ध हो। वहीं इस मौके पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। अब्दुल्ला ने कहा कि जो लोग देश की बेहतरी नहीं चाहते वो हारेंगे। आज बड़ी सौगात दी है पीएम मोदी ने। देखिए, सबसे बड़ी चीज कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो काम किया है, ऐसा नहीं कि ये आइडिया, ये प्लान, प्रधानमंत्री जब ये कह रहे हैं कि लद्दाख और कश्मीर के लोगों की बहुत पुरानी मांग, तो पुरानी मांग थी तो अब तक सरकारों ने ये काम क्यों नहीं किया? Why do you need a मोदी टू डू इट? क्योंकि इस खबर से सबसे ज्यादा कोई चिंतित हुआ होगा तो वो है चीन। आप सिर्फ ऑल वेदर रोड पब्लिक के लिए नहीं बना रहे। ये ऑल वेदर रोड हिंदुस्तान की सेना के लिए भी बन गया।
अब कोई जरूरी नहीं है कि कश्मीर से अगर ट्रुप्स को वहां लेकर के जाना है जाड़े के दिनों में जब ये बंद रहता है, तो आप उसे हिमाचल प्रदेश मनाली फिर लेकर के आए। अब दो टनल बन गया जिससे रास्ता 12 महीने खुल चुका है। एक तो सोलांग में अटल टनल और आज ये टनल, मतलब कनेक्टिविटी अब फुल प्रूफ हो चुकी है। तो एक तो काम में कोई बराबरी नहीं कर सकता प्रधानमंत्री मोदी के, इसके लिए हिम्मत चाहिए थी। पिछली सरकारों के पास हिम्मत नहीं थी कि अगर हमने ये काम किया तो चीन कहीं नाराज ना हो जाए, चीन कहीं परेशान ना हो जाए। यही दिक्कत होती थी डिसीजन लेने में। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों ही टनल बनवाए अपने रिजीम के अंदर। और आप देखिए, राजनीतिक दृष्टि से इंडी गठबंधन का एक बहुत बड़ा धड़ा, उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर, किस तरह की तारीफ की। और उन्होंने क्या कहा कि जो काम नहीं करेगा हारेगा। किसके लिए कह रहे हैं? राहुल गांधी के लिए, कि ये सिर्फ चमड़े की जुबान है जो कुछ से कुछ बयानबाजी करते रहती है। कांग्रेस पार्टी काम नहीं करती, इसलिए चुनाव हारती है। तो आज महाकुंभ की उधर शुरुआत हुई और एक बहुत बड़ा गिफ्ट हिंदुस्तान को आज प्रधानमंत्री मोदी ने दिया। जी, इस खबर में बात केजरीवाल को लगे फटकार की। दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच कैग की रिपोर्ट ने हल्ला मचा दिया है। इस बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने कैग रिपोर्ट को लेकर आप सरकार को फटकार लगाई। उच्च न्यायालय ने कैग रिपोर्ट पर विचार करने में देरी के लिए आप सरकार की आलोचना की। सुनवाई के दौरान जस्टिस सचिन दत्ता ने कहा कि जिस तरह से आपने अपने कदम पीछे खींचे हैं उससे आपकी ईमानदारी पर संदेह पैदा होता है। आपको तुरंत रिपोर्ट स्पीकर को भेजनी चाहिए थी और सदन में चर्चा शुरू करानी चाहिए थी। समय सीमा स्पष्ट है, आपने सत्र को चलने से रोकने के लिए अपने कदम पीछे खींचे। वहीं मामले पर अब बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार पर टिप्पणी की है कि कैग रिपोर्ट को सदन में पेश न करने की स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है। अब केवल विकास कार्यों, प्रदूषण और जल भराव वाली सड़कों में ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं दिख रही है, बल्कि संवैधानिक स्तर पर भी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति देखने को मिल रही है। क्या भारी मुसीबत में फंसने वाले हैं? क्या मुसीबत में फंसेंगे? ये बात तो मैं पिछले 2 महीने से कह रहा हूं। जज साहब को अभी होश आ रहा है। वो अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। टाइम तो निकल गया जज साहब। चीफ जस्टिस भी मूक दर्शक बने रहे, राष्ट्रपति मैडम भी मूक दर्शक बनी रही, प्रधानमंत्री भी पॉलिटिकल कंपल्शंस की वजह से कुछ नहीं किया और ये आदमी अपनी मनमानी कर गया। ये मनमानी है इसकी। 14 सीएजी रिपोर्ट इसने क्या फटकार से क्या लगता है भाई? कोई इज्जतदार व्यक्ति की इज्जत जाती है। इसको तो तिहाड़ जेल से लौट के आया, ये तो पूरी तरीके से बेशर्म हो चुका है। ये कह देने से क्या फर्क पड़ेगा कि कोर्ट ने कह दिया कि भाई आपकी ईमानदारी पर संदेह है। भाई ईमानदार तो है ही नहीं। तो ये तो होता क्या है भाई, नंगे आदमी से लड़ोगे तो अपनी ही इज्जत जाएगी। यह आदमी उसी तरीके का है। जिस दिन याचिका दी गई उसी दिन जज साहब को कहना था कि इसको आज पेश करो और नहीं करोगे तो फिर इसको कोर्ट में लाकर के जमा करो, कोर्ट से ही उसको रिलीज कर दिया जाएगा। यह आदमी इस तरीके से है कि संविधान के लूपहोल्स का इस्तेमाल अपनी राजनीति को करने में करता है। क्या छिपा रहा था? हर जगह चोरी। इस 14 रिपोर्ट में 14 घोटाले थे। यह मुंह दिखाने लायक नहीं बचता, लेकिन इस तरह के तत्वों को, इस तरह के संविधान और बस ये कह देना दुर्भाग्यपूर्ण है। भाई दुर्भाग्यपूर्ण होने से क्या होगा? क्या सजा मिलेगी इसकी? कोई सजा नहीं मिलेगी। चुनाव जीत गया तो ही जज साहब के ऊपर यह हंसेगा, दोस्तों के साथ बैठेगा, वो बोलेगा कि वो जज साहब जो दत्ता साहब थे वो पागल आदमी है, बोले बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, जनता ने मुझे क्लीन चिट दे दी।
तो ये तो न सिर्फ खुद गलत कर रहा है, मार्क माय वर्ड, ये सिर्फ अपना ये काम गलत नहीं कर रहा, ये देश के दूसरे मुख्यमंत्रियों को भी ये रास्ता दिखा रहा है कि चोरी में पकड़े जाओ, जेल चले जाओ, इस्तीफा मत देना, और सीएजी की रिपोर्ट तुम्हारे खिलाफ है तो उसको दबा लेना, देना ही मत, उसको पेश ही मत करना। कौन क्या कर लेगा इस देश में? सुप्रीम कोर्ट हाथ में चूड़ी पहन करके बैठे हुए, हाई कोर्ट की कोई अहमियत ही नहीं है, बस ये कहेगा दुर्भाग्यपूर्ण है, आप पे संदेह उठता है, बस यही हो गया। ये तो पब्लिक पागल है जो इस तरह के नेताओं को बर्दाश्त करती है। कोई दूसरा मुल्क होता, इस तरह के लोग सामाजिक जीवन में नहीं होते। जी, और अब बात राहुल गांधी की। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की ओर से एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया। सीलमपुर में जय बापू जय भीम जय संविधान नाम से आयोजित हुई इस रैली को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संबोधित किया। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस लोकसभा चुनाव के बाद से ही जुट गई थी और इस बार पिछले चुनाव की तुलना में नई ऊर्जा और पहले से अधिक जोश के साथ किए जा रहे चुनाव प्रचार और विरोधियों के खिलाफ हमले के साथ दिल्ली कांग्रेस मजबूती से दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रही है, जिससे आज राहुल गांधी की रैली से और भी मजबूती मिलने की संभावना है। वहीं बीजेपी के अलावा कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी निशाना साधने की वजह से केजरीवाल काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी की रैली का क्या असर होने वाला है? देखिए, राहुल गांधी बड़े ही स्ट्रेटेजिक जगह से कर रहे हैं। सीलमपुर मुस्लिम बहुल इलाका है, 50% वहां पे मुस्लिम वोटर्स हैं, धीरे धीरे संख्या बढ़ती चली जा रही है। दिल्ली में इस बार सबसे ज्यादा मुसलमान वोटर्स हैं। इतने मुसलमान वोटर्स परसेंटेज वाइज कभी भी हिंदू दिल्ली में नहीं रहे। ये बांग्लादेशी रोहिंग्याज आकर के यहाँ पे जनसंख्या बढ़ा रहे हैं मुसलमानों की, और इन लोगों की वजह से तो खैर अब जो है उस पर ही बात करनी होगी। कांग्रेस पार्टी ने कुल मिलाकर के 26 सीटों के ऊपर अपना जोर आजमाइश करने का फैसला किया है कि इन 26 सीटों के ऊपर वो कुछ भी करे, केजरीवाल को जीतने नहीं देंगे। और उन 26 सीटों में 10 से 12 सीटें वैसी हैं जो मुस्लिम बहुल है। सीलमपुर हो गया, ओखला हो गया, जाफराबाद हो गया, बहुत सारी इस तरह के कंस्टिट्यूएंसीज हैं। अब राहुल गांधी ने इसलिए चुना इसे क्योंकि वहां पे कांग्रेस पार्टी ग्राउंड में भी उतरी हुई थी बहुत पहले से। ये बहुत सारे पॉलिटिकल पंडित जो हैं वो बोल रहे हैं, वो आम आदमी पार्टी की पैरवी करते हुए, उसकी दलाली करते हुए कह रहे हैं कि नहीं, देखिए सर्वे रिपोर्ट जो कह रहा है वो कांग्रेस पार्टी 2% वोट लेकर के आएगी, 2% से ज्यादा वोट नहीं मिलने वाला। यही ये सारे सर्वे वाले से अभी देखिएगा, अभी सर्वे तो आया नहीं है। लेकिन जितने पॉलिटिकल पंडित हैं, तो जो कोई भी कहे कि कांग्रेस पार्टी 2% 3% वोट लेकर के आएगी, आप समझिए कि ये केजरीवाल का दलाल कोई कह रहा है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक डिटेल रिपोर्ट आई और हमने जिसे कंफर्म करने की कोशिश की कांग्रेस के नेताओं से, तो उन्होंने बताया कि लोकसभा के चुनाव के बाद से ही जो लोकसभा में जो वोटिंग हुई, उसी वक्त वोट के आधार पे जहां जहां कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस अच्छा था, उन इलाकों को कांग्रेस पार्टी ने उसी वक्त आइडेंटिफाई करके काम शुरू कर दिया था। और इसीलिए ये कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी सिरदर्द बन चुकी है अरविंद केजरीवाल के लिए। आखिरी खबर में बात बांग्लादेश की। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर लगातार हो रहे हमले को लेकर वहां की अंतरिम सरकार और सरकार के मुखिया प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के खिलाफ भारत सरकार का रवैया और सख्त होगा। वजह यह है कि अब भारत के पक्ष को वहां की पुलिस की जांच रिपोर्ट भी सही ठहरा रही है। अब यह बात पूरी तरह से सामने आ चुकी है कि शेख हसीना को सत्ता से बेदखल करने के बाद बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदू अल्पसंख्यकों पर लगातार हमला हुआ, उसको लेकर यूनुस की
सरकार लगातार अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को बरगला रही है। पुलिस की तरफ से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद वहां हिंदू मंदिरों, दुकानों या आवासों पर जो हमले हुए, उनमें 98% से ज्यादा हमले राजनीति से प्रेरित थे। ऐसे में कहा जा रहा है कि भारत अब और बांग्लादेश से हिंदुओं पर हमले के खिलाफ कठोर रवैया अपना सकता है। अब तो वहां की पुलिस ही ये रिपोर्ट सही ठहरा रही है। देखिए, बांग्लादेश इज गोइंग डाउन द ड्रेन। खत्म हो गया है बांग्लादेश। अब लोग शेख हसीना को याद करना शुरू कर चुके हैं अभी से। और ये बात मैं उस दिन से कह रहा हूं जिस दिन वो ढाका छोड़ के भारत आई थी। उस दिन से मैं कह रहा हूं कि भीड़ तंत्र से कुछ नहीं होता। भीड़ तंत्र बकवास है। भीड़ से, हिंसा से, बवाल से, आंदोलन से आप सत्ता परिवर्तन करोगे तो और भी एनार्की में जाओगे। दुनिया में मॉडर्न टाइम्स में और 1950 के बाद से ऐसा कोई देश मुझे नज़र नहीं आता कि जहां इस तरह से उथल पुथल, भीड़, हंगामा हुआ, सत्ता परिवर्तन हुआ और वहां पीसफुल सोसाइटी बन गई। ज़्यादातर जगहों पे आर्मी ने कब्जा किया। आर्मी कब्जा नहीं कर पाई तो वहां पे जिहादी लोगों ने कब्जा कर लिया। वहां पे उस तरह के सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट किस्म के लोग सरकार को कब्जा करके बैठ गए, जिसकी वजह से वो देश बर्बाद हो गया। ये पूरी नॉर्मल कहानी है। तो बांग्लादेश इससे अलग कैसे होगा? भागने की तैयारी करनी पड़ेगी डॉक्टर यूनुस को। टाइम बहुत कम है। 2 दिन का टाइम दिया गया था। ये जो वहाँ पे इस्लामिक फोर्सेस जो खड़े हैं, जो लोग, ये जमात वाले, आईएसआई के दलाल, जितने जिहादी संगठन हैं कि वहाँ पे इस्लामिक आर्मी बनाने की जो कोशिश की जा रही है, उनकी तरफ से 15 तारीख का डेडलाइन दिया गया है डॉक्टर यूनुस को कि डॉक्टर साहब इलेक्शन का डेट अनाउंस करो, अदरवाइज हम फिर हंगामा करेंगे। शेख हसीना तो भाग आई, डॉक्टर साहब भाग भी नहीं पाएंगे। वो नजीबुल्ला वाला हालत जो है, जो तालिबान ने किया, वही हाल डॉक्टर यूनुस का भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद से तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।